बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू पर बात करने की कोशिश की है और हम ये सोचते हैं कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी हमारे व्यूअरशिप हैं, दुनिया में किसी भी जगह पे लोग हमें सर्च करें या हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे तो उनको अपने सेहत के हवाले से होने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी भी उनकी बॉडी के ऊपर आने वाली सिम्टोमेटिकली चेंजिंग हैं, इन सारे मामलात पे हमारी जितने भी देखने वाले हैं वो वेल अवेयर हों, वेल एजुकेट हों। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आज हम बात करेंगे अस्काते हमल की वजूहात क्या होती हैं। ऐसी फीमेल्स, ऐसे जोड़े जिनका हमल बार बार ज़ाया होता है, जिसको हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं। अब इसकी जो है वजूहात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या होता है, इसके जहन पर असरात क्या होते हैं, इसमें डाइट किस तरह की होती है, फिर हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ किस तरह इसको बैलेंस में रख सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। फिर अगर बार बार आपके हमल का ज़ाया होता है तो लोग जिस बीमारी को अठरा की बीमारी और इस तरह की बाकी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इन सब के ऊपर आपकी मिथ्स क्या हैं और उसको रियलिटी पे किस तरह हम आपको समझा सकते हैं, इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। और कोशिश हमारी ये होती है अपने प्रोग्राम के अंदर कि हम आपके जहनों के अंदर उठने वाले हर सवाल का जवाब बेस्ड ऑन साइंस अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी आप लोगों तक डिलीवर करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जा सके। मेरे साथ स्टूडियो में आज जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को मैंने दावत दे रखी है, मेरे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आमना रजा, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने MBBS, फिर उसके बाद MCPS, फिर उसके बाद जो है MRCOG, फिर आज ये लाहौर में शालीमार हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी थी, वहाँ से भी डॉक्टर साहबा एक जदीद रिसर्च के ऊपर और जितनी भी मेडिकल से रेलिवेंट दुनिया में एडवांसमेंट होती है, टेक्नोलॉजीज होती है, उस नॉलेज को भी लोगों तक डिलीवर भी करती हैं और ख़ुद भी सीखने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आमना रजा, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू लाहौर एंड वेलकम टू स्पेशल टीवी। फर्स्ट ऑल तो आप हमें ये बताइएगा कि आपको हमारा ये सेटअप कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। जैसे आप हेल्थ इश्यूज़ को, डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। मैं रूटीन से आपका प्रोग्राम जो है वो देखती रहती हूँ और ये आम आवाम के लिए जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है तकरीबन मुझे लगता है कि आप अब तक हर टॉपिक पर ही बात कर चुके हैं इसमें जो है ना। तो माशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहें इसी तरह काम जो है ताकि लोगों को फायदा होता रहे। तो डॉक्टर साहब आपको हमारा स्टूडियो कैसा लगा? स्टूडियो अच्छा है आपका माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी तो हम उसी पे चलते हैं। हमेशा हमने कोशिश की है कि हमारा जो गेस्ट है उसकी पर्सनल लाइफ को भी लोग थोड़ा जानने की कोशिश करें ताकि उनको पता चले कि जिसकी हम बात सुन रहे हैं वो किस तरह के मराहिल से गुजर के यहाँ तक पहुँचा है, वो कैसे कुंदन बना है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गायनोकोलॉजिस्ट के साथ साथ फैमिलीज को लेके चलना ये बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने किस तरह इसको मैनेज किया? बिल्कुल, अगर आप, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड कोऑपरेटिव है ना, एक गायनोकोलॉजिस्ट का हस्बैंड जो है वो ज़रूर कोऑपरेटिव होना चाहिए, तो आप वरना इस फील्ड में ना तो आप ग्रो कर सकते हैं ना ही आप आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इसमें ये कि मैंने ट्रेनिंग के मामलात से लेके जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो माई एल्डर डॉटर वाज ऑफ 9 months, तो वो 9 months की थी। एक 9 माह के बच्चे को जो है ना वो पीछे माँ का छोड़ के जाना, फिर CMH में 30 hours की कॉल्स करना, फिर वापस आगे मूड सख्त ख़राब होना, जिसमें ज़ाहिर है मैं कहती हूँ गायनी की ट्रेनिंग जो है वो एक फीमेल नहीं करती, उसका मियाँ भी साथ कर रहा होता है। ज़ाहिर है वो आपके मूड स्विंग्स भी बर्दाश्त कर रहा होता है। फिर जो है ना पीछे ज़ाहिर है बच्चों की टेक केयर, मेरी वालदा और मेरे हस्बैंड जो है वो उनका बहुत बड़ा इसके अंदर हाथ है। तो पीछे जो है ना ज़ाहिर है उन्होंने मेरे बच्चों को संभाला। फिर मेरी जो दूसरी बेटी है वो ट्रेनिंग के अंदर पैदा हुई और फिर उसमें भी जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया और अभी तक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करवाने लेके आए हुए हैं साथ। तो मुझे ये लगता है कि आज मैं जिस जगह पे हूँ, जहाँ पहुँची हूँ, इसमें जो पीछे जो है वो मेरे हस्बैंड का हाथ है बहुत बड़ा इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हस्बैंड का जिक्र किया, तो हस्बैंड आपके डॉक्टर हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है? हस्बैंड मेरे जो हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में होते हैं और पीड्स मेडिसिन में काम कर रहे हैं। वो पीड्स मेडिसिन में कर रहे हैं।
तो हमें पहले अगर पता होता तो हम उनको भी साथ ही बिठाते ताकि पीड्स और गायनी इकट्ठे अगली बार इंशाल्लाह जो है ना वो इकट्ठे आएंगे। ऐसे ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे चूंकि वुमेन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं या हम सब फर्टिलिटी की बात करें, इनफर्टिलिटी की बात करें, तो इस पर चूंकि आपकी गिरफ्त बहुत मजबूत है बिल्कुल, और हम आपको देखते भी रहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह लोग स्क्रॉल करते हैं तो आप भी वहाँ पे नजर आती हैं और डिफरेंट प्रैक्टिकल जो है वो आपके नजर आते हैं। तो हम कोशिश तो ये करते हैं कि हर टॉपिक पे हमारी बात होती रहती है। तो आज का जो यूनिक टॉपिक आपने डिसाइड किया हमारे नाजरीन के लिए कि अस्काते हमल या आपका जो मिसकैरेज है, रिकरेंट मिसकैरेजेस, इसकी क्या वजूहात हैं? रिकरेंट, पहले तो ये कि रिकरेंट मिसकैरेजेस जो हैं, 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस जब एक औरत के होते हैं, 3 और मोर कंसेक्टिव मिसकैरेजेस, तो उसको हम कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। ठीक है। तो रिकरेंट मिसकैरेजेस की जो है ना अब कोई एक वजह नहीं है, इसमें काफ़ी सारे वजह हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स आ जाते हैं आपके, और आप जैसे अगर हम फिर इन डिफरेंट फैक्टर्स में डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से वो हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से मिसकैरेज होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने देखा है कि जो पेरीफ्री एरियाज होते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो वेल एजुकेटेड नहीं होते, तो वहाँ पे वो अस्काते हमल को अठरा की बीमारी या इस तरह की बीमारी समझ, इसमें कितनी रियलिटी है? अब ये आप सिर्फ पेरीफ्री की बात ना करें, एज आई एम प्रैक्टिसिंग इन मुल्तान, तो मुल्तान में भी आप ये देखें कि हर दूसरा मरीज जो है ना वो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे अठरा है, यानी चिराग तले भी अंधेरा है। तो हम ये समझा नहीं सकते कि ये अठरा जो है कुछ नहीं होता। और नई जो टर्म मैंने सुनी है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बेटों का अठरा है, कि अगर बेटियां तो मेरी ठीक हो जाती हैं लेकिन जैसे ही जो बेटा होता है ना वो मेरा जाया हो जाता है। तो बेटे, तो इस तरह की कोई वजूहात नहीं होती। जाहिर है अठरा जैसी कोई बीमारी नहीं है, ना ये कोई मेडिकल लैंग्वेज में ना साइंस में है, लेकिन ये कि वो लोगों की सोच नहीं हम तब्दील कर सकते। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो अठरा की बीमारी, फिर लोग इसके ऊपर हमने देखा है वो डिफरेंट किस्म के तवीद दागे, फिर वो ऑयल की मसाज और फिर डिफरेंट तरह के दम दरूद कराते हैं। तो क्या आपकी प्रैक्टिस में भी ऐसे लोग आते हैं? दम दरूद की बात से याद आया कि लास्ट में जो है ना, ये लास्ट मंथ की बात है, मैं अपने क्लिनिक में बैठी हुई थी, कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि अपने 38+ वीक्स के ऊपर थी। अब उसको नहीं पता था कि वो डायबिटिक है या वो हाइपरटेंसिव है या कुछ भी है, और उसने 15 साल बाद कंसीव किया था, इतनी प्रीशियस प्रेगनेंसी थी। और जब उसका बीपी करवाया तो वो 180/100 था, मतलब कि वो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थी, या वो क्रॉनिक थी, PIH था, कोई पता नहीं है। और अगर हमने जब उसकी शुगर करवाई तो वो 370 समथिंग आई। और उसने कहा कि ये जो हमल है ये एक बाबा जी के तवीज़ों से हुआ है। तो बाबा जी ने ये कहा है कि आपने जो है ना कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, आपने बस इसको ब्लड प्रेशर हो। तो मैंने उसे कहा आपका बीपी इतना, आपकी शुगर इतनी, तो उसने हंसना शुरू कर दिया। तो कहती है ये तो ऐसे ही रहता है सारे हमल में। तो वो जो है ना, लेकिन कहा कि चलो इसको फौरी डिलीवर करते हैं। लेकिन उसको स्टीरॉइड कवर नहीं लगा हुआ था। मैंने कहा थोड़े टाइम पे बस स्टीरॉइड का वेट करके, स्टीरॉइड का वेट जो वो रात किया, और मॉर्निंग में जब मैं उसका सेक्शन करने लगी, मैंने उसको पहले स्कैन किया तो उसका बेबी IUD था। तो ये मैंने उसको कहा कि ज़ाहिर तवीज़ दम धागे भी होते होंगे, ज़ाहिर होते होंगे, लेकिन जो चीज़ें अब मेडिकली, ना उसने ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया ना उसने शुगर को ट्रीट किया। उसने कहा पीर साहब ने मना किया था। और फिर साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं ना, आपने एकदम कर दिया, तवीज़ कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन बुजुर्गों को भी हम बड़े बादब से कहते हैं कि लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। बेशक आप दम दरूद करें, उनको कुछ भी बताएं, लेकिन उनको ये बताएं कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो आप डॉक्टर को फॉलो करें। बिल्कुल। तो आप बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, कितने केस इस तरह के आपकी लाइफ में रिपोर्ट हुए? मल्टीपल। जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से जो है ना, मुल्तान में बहुत ज्यादा जो है ना, वो मुझे लगता है कि इलिटरेसी है, और जो है ना मुल्तान में बहुत लोग, लेकिन ये यहाँ लाहौर में भी ऐसे ही, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में भी ऐसे लोग देखता हूँ, ऐसे ही केसेस देखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि बार बार हमल जाया होने का जो वजूहात होती हैं, समटाइम वो औरतें जो लेबर का काम करती हैं, क्या वो भी इसकी कोई वजह बनती है? नहीं, इसमें अब जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। इसके अंदर हम जब 3 से ज्यादा मिसकैरेज हो जाएं तो हम कहते हैं कि आप अपना APLS की स्क्रीनिंग जो है वो आप अपनी करवा लें। इसमें 3 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, उसको हम देखते हैं। एक बार इसका टेस्ट होता है 12 वीक्स अपार्ट, इसका दूसरा टेस्ट होता है। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर इसमें हम हेपरिन और जो लोपरिन है उनको टाइमली, जैसे प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे डबल लाइन जब आती है तो साथ ही हम उसका लोपरिन स्टार्ट कर देते हैं और उसको जो है ना क्लेक्सिन के ऊपर डाल देते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि इसमें
उनकी प्रेगनेंसीज जो है वो सेफ हो जाती हैं, 70-75% वो मिसकैरेज की तरफ नहीं जाती। फिर कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें जो है ना, अगर कोई आपका यूट्रस में कोई सेप्टम है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई ट्रांसफर सेप्टम है, कोई हॉरिजॉन्टल सेप्टम है, कोई सेप्टेट यूट्रस है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, काफ़ी सारे टर्म्स हैं, इसकी वजह से आपके मिसकैरेजेस हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो आप जैसे स्मोकिंग की वजह से कुछ औरतें जो हैं वो जैसे फैक्ट्रीज में काम करती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं वहाँ, उनकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप की ट्रांसलोकेशंस होती हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। कुछ बच्चे जो नॉर्मली ठीक पैदा होते हैं, लेकिन अक्सर कपल्स हमारे पास आते हैं जो हमें कहते हैं कि बच्चा जो है पैदा तो बिल्कुल ठीक हुआ था लेकिन बाद में ये बात नहीं समझता, तो मतलब कि वो जैसे उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। हाँ, तो इसमें फिर वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उसमें फिर हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं मेल और फीमेल दोनों की। उसमें हमें ये पता लगता है कि आया कि कितने % चांस है कि इनका नेक्स्ट जो बेबी है वो नॉर्मल होगा, या ये नेक्स्ट भी कंसीव करते हैं कि उसको भी इस तरह की। कजन मैरिजेस में ज्यादा देखा गया है, फर्स्ट कजन है जैसे उनसे शादी हो गई है। और दूसरा इन्वायरमेंटल हो गए, PLS हो गया। इसमें डॉक्टर साहब हम ये देखते हैं कि अगर किसी की वालदा, उसको अगर कोई मिसकैरेजेस हुए थे या बार बार हमल ज़ायद, आगे उसकी बेटी कहती है चूंकि हमारे खानदान में ये चलता है, इस तरह का कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे खानदान। और इस तरह के जो मसाइल होते हैं, खासतौर पे हम देखते हैं एबनॉर्मेलिटी में अगर कोई बच्ची पैदा होगी, फिर उसकी जब आगे शादी होती है तो क्या उसमें भी ये खतरात मौजूद होते हैं हर वक्त? नहीं, वो इस तरह नहीं होता। जैसे अगर आपने फैमिली में शादी नहीं की, उसकी आपने आउट ऑफ फैमिली शादी कर ली, ज़ाहिर है वो तो डिफरेंट जीन्स है ना जो आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो वो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें चांस होते हैं। और 70% तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है ना। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में अब जो हमें गाइडलाइंस कहती हैं, जो बुक्स कहती हैं कि अगर हम टाइमली जो है हम खाली एक पेशेंट को ल्यूटियल फेस सपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो हम अगर अच्छी देते हैं, जिसको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट हम कहते हैं, तो 70 से 75% 3 मिसकैरेजेस के बाद भी बिल्कुल हेल्दी बेबीज पैदा होते हैं। ठीक है। हाँ। तो डॉक्टर साहब जैसे कि लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर मेरे 2, 3, 4 मिसकैरेजेस हो गए हैं तो इनको रोकने के लिए कौन सी ऐसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन या टेस्टिंग होती है जो आम मरीज करवा के अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए? अच्छा, इसमें अब जैसे डिफरेंट वजूहात हैं उनके हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशंस हैं। जैसे कोई औरत है तो उसमें सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि या तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होती है, ठीक है, तो उसमें हम ये करते हैं कि 12-14 हफ्ते में अगली बार हम ये देखते हैं कि उसको हम सर्वाइकल सर्कलाज लगा देते हैं इन औरतों में, जो कि एक सर्विक्स के अंदर हम एक टांका लगा देते हैं जिसको फिर हम पेन स्टार्ट होने पे या इलेक्टिव सिजेरियन हम करते हैं उस टाइम से पहले हम उसको रिमूव करते हैं, वो सर्विक्स को क्लोज कर देता है। और जो जैसे मरीजों को जिनको कच्ची दर्दें लग जाती हैं, बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, प्री टर्म बेबीज हो जाते हैं, उससे हम बचा सकते हैं। दूसरी सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस जो है थ्रोम्बोफीलियाज होते हैं, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलियाज, उनमें फिर स्पेशल टेस्टिंग होती है जो हम करवाते हैं। और जहाँ तक हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्म की यूट्रस होती है जिसको हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं। अब और अगर हम इसकी बात करें, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें, तो जो लोग डायबिटिक्स हैं पहले से हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि इनका अगर HbA1c 11 से ज़्यादा आ रहा है प्रेगनेंसी होते ही, तो फिर उसमें उनका आउटकम इतना अच्छा नहीं होता, ये मिसकैरेज की तरफ जा सकती हैं। जो हाइपोथायरॉइड होती हैं, तो अगर इनका थायराइड जो प्रोफाइल है वो ठीक नहीं है या ये अपनी थायरॉक्सिन जो है वो प्रॉपर नहीं ले रही, तो वो भी मिसकैरेजेस की तरफ जाती हैं। तो इसमें ये कि अगर हार्मोनल इशू है तो फिर हम हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं। जो सबसे बेसिक टेस्ट होता है जो हम नहीं करवाते, कोई कंसल्टेंट नहीं कराते, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट होता है वो इतना पेइंग नहीं होता, और ना ये इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैं मुल्तान में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो उधर लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज ये होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर 3rd मिसकैरेज कंसेक्टिव हो रहा है तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की जो है वो कैरियोटाइपिंग करवाएं। ठीक है, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप फिर मदर और फादर दोनों की कैरियोटाइपिंग होनी चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि क्या वजह है। अगर कोई जेनेटिक कॉज आती है तो फिर हम ये जो है ना जेनेटिसिस को हम जो है ये रेफर करें पेशेंट जो, ताकि जो है ना वो इसको प्रॉपर ट्रीट करें। फिर इसमें हम पहली तो होगी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की हम जो है ना वो कैरियोटाइपिंग करते हैं। सेकेंड में अल्ट्रासाउंड आ जाता है, जिसमें TVS या 3D अल्ट्रासाउंड जो है अगर अवेलेबल है तो वो आप करें, या हिस्टेरोस्कोपी आप कर सकते हैं अगर जिनमें जैसे यूट्रस में नॉर्मेलिटीज हैं उनमें। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना रजा हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी मजे की बातें कर रही हैं, और हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बार बार हमल ज़ाया होना, अस्काते हमल, जो मिसकैरेजेस होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं। वजूहात के साथ फिर हमने बात की कि जो इसके लोगों के अंदर कुछ मिथ्स होती हैं उसको किस तरह हम टाइटल करते हैं। अब उसके बाद हम जब बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद, तो हम बात करेंगे कि डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसकी तशखीस क्या होती है। अब तशखीस के बाद फिर हम जब आगे बात करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि इसकी एहतियात क्या की जा सकती हैं और किस तरह जो है वो सास बहू की लड़ाई होती है अस्काते हमल के ऊपर, फिर किस तरह के वो ताने देती हैं। क्या ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या इस तरह की कोई औरत के अपने बस में भी चीज़ें होती हैं या नहीं होती, या बेस्ड ऑन साइंस जो है वो एक उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजिंग आ रही होती हैं जिसको उसकी फैमिली जो है वो नहीं समझती, और इस तरह जो है वो उनके सेपरेशन के इशू भी बनते हैं और ख़ानदानों के ख़ानदान जो है वो टूटते भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको हम अपनी एक्सपर्ट की ज़ुबानी वो चीज़ें बताएंगे जो वो सुनना चाह रहे हैं या जिसका उनको इल्म नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे हम डायग्नोज की तरफ बढ़े थे तो डायग्नोसिस पे आपने बताया कि थायराइड की अगर कोई मेडिसिन खा रहे तो यही इसी तरह कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे कोई थायराइड का इशू है तो हम थायराइड प्रोफाइल करवा सकते हैं, उसकी हम देखेंगे, उसको कंसीव कराने से पहले हम उसकी थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मल कर लें। हम अगर वो डायबिटिक है तो उसका HbA1c 6.5 से नीचे होना चाहिए जब वो कंसीव करे। प्री कंसेप्शन, एक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जो है ना, वो जो हमारे पाकिस्तान में जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है और बाहर ही बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो वो एक जो इंट्रोड्यूस जरूर होना चाहिए जो है ना। एक उधर तो स्पेशल जो है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए क्लिनिक्स बने होते हैं, अवेयरनेस सेंटर्स बने होते हैं, तो उसमें इन लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप जो है ना, अगर आपको इस तरह के कोई इश्यूज हैं और अगर उसको सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हैं तो उनको आप गाइड करें कि आप अगली बार ये बच्चेदानी के मुंह पे ये टांका लगवा सकती हैं जिससे आपका बच्चा ज़ाया नहीं होगा। और दूसरा, जैसे जो औरतें स्मोकिंग करती हैं, स्मोकिंग से हम उनको रोक सकते हैं। तो फिर जो है ना, ज़ाहिर हुक्का और इस तरह की चीज़ें गाँव देहात में काफी ज्यादा चलती हैं, लोग ये यूज करते हैं। हाँ जी, पेरिफेरी में क्या अच्छी सोसाइटी में भी हाँ, ये तो उसमें जो है ना मॉडर्नाइजेशन आ गई, और ये जो है ना फिर वेप जो ले रहे हैं तो फिर ये भी जो है ना, और जैसे मेल्स भी लेते हैं उनके भी स्पर्म काउंट्स पे ये जो है ना ये चीजें इफेक्ट करती हैं। तो दूसरा जो है ना एज, जैसे अब आप ये देखें कि एक 40 से अबव अगर आप हैं तो हर 100 में से एक औरत का मिसकैरेज होता है। तो मिसकैरेज रेट जो है एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है। फिर ओबेसिटी का बहुत रोल है जो है मिसकैरेजेस में। हाँ, तो उसमें ये कि अगर पेशेंट आपका ओबीस है तो उसका BMI आप जो है वो नॉर्मल जो है ना हमें लेके आना चाहिए पहले उसको कंसीव कराने पे, क्योंकि ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो मिसकैरेजेस से लेके वो आखिरी ट्राइमेस्टर सिजेरियन, फिर उसके पोस्ट ऑप, तो हर चीज जो है वो 20 बंदे के लिए जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आगे। और दूसरा, जैसे जिन सेटअप्स में हिस्टेरोस्कोपी इतनी आम नहीं होती, लेकिन हिस्टेरोस्कोपी करके हम अगर कोई सेप्टम है या वो तो उसको ट्रीट करवा सकते हैं। अगर कोई फाइब्रॉइड है वो इतना बड़ा है कि वो कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है आपकी, तो उन पेशेंट्स की जो वांट टू कंसीव है उनकी मायोमेक्टमी हो सकती है उनकी, ये कि हम पहले उनकी मायोमेक्टमी प्लान कर लें। तो और दूसरा, ये जो जेनेटिक सैंपलिंग होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है आपके सेंटर में या तो आप पेशेंट रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर पेरेंट्स की, मदर और फादर दोनों की जो है ना कैरियोटाइपिंग करवाएं जिनमें रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, ताकि कॉज रूल आउट हो। लेप्रोस्कोपिक के जरिए भी देख सकते हैं या इसका कोई वहां से भी एग्जामिनेशन? अच्छा, लेप्रोस्कोपी नहीं, हम वैसे अगर हमने यूट्रस को जब अंदर से देखना होता है तो हम हिस्टेरोस्कोपिक रूट से उसको जो है ना वो देखते हैं। और TBS का भी कोई रोल है? TBS का भी रोल है और HSG का रोल है इसमें जो है ना। जो लोग लेप्रोस्कोपी नहीं कराते, हिस्टेरो की तरफ नहीं जाते, तो HSG से भी जो है इस तरह की ये सेप्टम और ये वाली एबनॉर्मलिटीज पिक हो जाती है। तो HSG तो अब नॉर्मली हर सेटअप पे हो रहा है। मैं मुल्तान में होप हॉस्पिटल में होती हूँ, मैं भी उधर HSG कर रही हूँ। तो HSG जो है वो तो अब काफी सेटअप्स हो रहा है, लोगों में इतनी अवेयरनेस भी आ गई है कि ट्यूबल ब्लॉकेज क्या होती है, हम क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे, तो वो जो है ना, तो लोग बल्कि आजकल जो है ना वो IUI में उधर करती हूँ, तो IUI से पहले जो है औरतें खुद कहती हैं कि पहले हमारा HSG तो कर ले, ताकि ये ना हो कि मैं वहां पे टाइम वेस्ट करूं। हाँ, और मेरी जो है एंड में पता लगे कि मेरी ट्यूब ब्लॉक है, कि मतलब कि लोगों में जिनमें अवेयरनेस है उनमें इतनी है अवेयरनेस। अच्छा, बीइंग अ क्लिनिशियन और प्रैक्टिशनर हमें खुशी होती है जब पेशेंट आके हमसे सवाल जवाब करता है और वो भी ऐसे करता है जो उसकी बॉडी से रेलिवेंट हो। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हम रखते हैं, तो अब मेरे पास एक पेशेंट आई तो मैंने उसको ये जो इसके नाम से आती है साइक्लोजेस्ट पेसरी,
तो उसने कहा कि नहीं, जो माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन है डॉक्टर साहिबा, ये तो हम सबलिंगुअल भी ले सकते हैं, तो हम ओरल भी ले सकते हैं। मतलब पेशेंट इतनी सर्च करके आया होता है आजकल के, उसको जो है ना वो हमारे एक प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि ऐसा पेशेंट जो मुझे आके ये कहे कि मैंने गूगल से, तो उसको मैं कहता हूँ गूगलोपैथी। तो गूगल पे नाजरीन जितना भी नॉलेज होता है या जो भी नॉलेज डिलीवर किया वो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है, वो हर बंदा अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता जब तक उसका कंसल्टेंट जो है वो प्रॉपर उसको कंसल्ट ना करे। तो डॉक्टर साहब जैसे हम हार्मोनल्स की बात कर रहे हैं, टीवीएस की भी हमने बात कर ली, तो क्या इसमें कोई एक्सरे, कोई सीटी स्कैन, कोई इस तरह की भी जरूरत पड़ती है? ये जो HSG मैं आप कह रही हूँ, हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राम, ये एक एक्सरे ऐसा होता है जिसमें हम जो माहवारी के 5वें दिन, पीरियड्स के 5वें दिन औरत को बुलवाते हैं और उसके बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला होता है, तो सर्विक्स में एक कैथेटर हम डालते हैं और डाई इंजेक्ट करते हैं और एक्सरे वाला जो है वो फिल्म्स निकालता है और फिर हम देखते हैं अगर दोनों ट्यूब में से डाई जो है फ्रीली जा रही है तो मतलब दोनों ट्यूब्स पेटेंट है। तो इसके साथ हमें कैविटी, यूट्रस, इसको भी हम विजुलाइज कर लेते हैं, ये भी हम देख लेते हैं उसमें जो है। और ट्रीटमेंट की बात अगर जैसे हम करें तो इसमें डॉक्टर साहब हम ये भी एक हो सकता है कि कुछ लोग हमसे ये पूछेंगे या उनके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर 3-4 दफा आपका हमल जाया हो गया तो उनकी जो सास बहू, जैसे मैंने उसका जिक्र किया, तो वो कहती है अब आगे तुमने कुछ नहीं करना क्योंकि अगला भी तुम्हारा ऐसे ही होना है। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करता हूँ। तो क्या उन माओं के लिए या उन सासों के लिए क्या पैगाम है कि ये उनके अपने बस में नहीं है कि उनका बिल्कुल ऐसे ही है? तो अब जाहिर है ये लोगों को जो है अपनी बहुओं को, अपनी बेटी के मामले में तो जाहिर है कोई ऐसा नहीं होता, बहुओं के लोगों को जो है ना वो ज़हनी मरीज ना बनाए। जाहिर है हर चीज़ जो अल्लाह के हाथ में है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जाहिर है कुरान में भी अल्लाह जिसको चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बे औलाद रखे। तो जब इतनी बड़ी बात अल्लाह ने कुरान में रख दी है तो आप लोग जो है वो, और जिस टाइम पे जिस रूह ने आना है उसने उसी टाइम पे आना है, और हमें भी अल्लाह ने वसीला बनाया लोगों के लिए। तो हो तो जो भी राय जा रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसमें हम ये समझते हैं कि जैसे हमने देखा कि पेरीफ्री एरियाज के अंदर लोगों की 3-3, 4-4 सी सेक्शन हो जाते हैं जी, और कई इलाकों में तो अब मेरे पास एक दिन रिपोर्ट आई कि वो कहते हैं जी 2-3 जैसे सी सेक्शन होते हैं तो वो हिस्टेक्टोमी भी साथ ही करके बच्चादानी निकाल के फारिग कर देते हैं। नहीं, बच्चादानी पेरिफ्रीज का मुझे नहीं पता, जाहिर है ये कोई जैसे जो प्रीविया हो या जिसको हम आमल नीचे कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें कोई ऐसी इंडिकेशन बन जाए तो अब ये इतना मुझे नहीं पता कि पेरिफ्री में अपेंडिक्स तो है नहीं जो आप लर्निंग के लिए निकाल देंगे, यूट्रस है एक औरत की जो है ना वो। क्योंकि हमारे पास तो ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं कि बच्ची की उम्र होती है 25-30 साल, तो हम उससे कहते हैं कितने बच्चे? वो कहती 3। तो हमने कहा आगे बस बंद कर दे, वो कहती मैंने वैसे ही निकला। आप असल में लाहौर में हैं तो लाहौर के इधर कसूर और इधर जो है ना ये सारी प्रैक्टिस ही ये LGH से निकल के ट्रेनीज कर रहे हैं ऐसे, जो अपने सर्जिकल हैंड को सही कर रहे हैं जो है ना, तो वो फिर निकाल देते हैं। तो जाहिर उन्होंने सीखना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हिस्टेक्टोमी या ये बच्चादानी का निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिनल एज क्या होनी चाहिए? किस उम्र में जाके बच्चादानी निकाल के आप बच्चे फिनिश कर सकते? बच्चादानी अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो किसी एज में भी ना निकालें। बच्चादानी क्यों निकालनी? अगर एक पेशेंट को बहुत ज्यादा HMB है, उसका खून नहीं रुक रहा और उसकी फैमिली कंप्लीट है और उसके जो है ना वो, तो फिर हम सोचते हैं कि हम चलें इसकी हिस्टेक्टोमी कर दें। या किसी का प्लेसेंटा प्रीविया है और ये उसका 3रा या 4था बच्चा पैदा हो रहा है, उसके पास बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, फैमिली कंप्लीट है, तो उसमें हम कंसेंट ले सकते हैं कि आया कि हम जो है ना ब्लीडिंग अगर कंट्रोल ना हुई तो हम यूट्रस निकाल सकते हैं। और यंग एज में जैसे डाउन सिंड्रोम वाली बच्चियां होती हैं, ये होती हैं अपने पीरियड्स को कोप नहीं कर सकती, तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो फिर पेरेंट्स खुद ही जो है ना वो अर्ली एज में सर्जरीज करवा देते हैं उसकी। लेकिन जहां तक ये शौकिया और लर्निंग में निकालने वाली बात है, ये तो जाहिर है बहुत गलत बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ फैमिलीज का या कुछ पेशेंट का ये भी कंसर्न होता है कि मुझे चूंकि विजाइनल डिस्चार्जिंग है, लकोरिया रहता है, तो इस वजह से मेरा हमल जाया होता है। तो इसमें ऐसे होता है, तो उसमें जो है ना इस तरह का विजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं, लेकिन ये कि हाँ बहुत ज्यादा अगर आपको, अक्सर पेशेंट जैसे प्राइमी पेशेंट हमारे पास आई है तो अक्सर पेशेंट्स को पता ही नहीं लगता कि ये उनका लाइकर ड्रेन हो रहा है या उनको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर डिस्चार्ज में कोई स्मेल है या उसमें उसका कलर आपको जो है वो डिफरेंट लग रहा है और वो लग रहा है कि आपका पूरा ट्राउजर वेट हो गया या यूरिन की तरह डिस्चार्ज आया, तो वो फिर आप फौरन जो है वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि कभी ये प्री टर्म लेबर में तो नहीं जा रही है या ये जो मिसकैरेज कॉज करे या उसका बेबी की डेथ हो जाए या कुछ, तो उसमें जो है ना वो पेशेंट्स को ये चीजें जो है ना वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसके लिए अस्काते हमल को रोकने के लिए
और हमल के बार बार ज़ाया होने को, मिसकैरेजेस को, इसके लिए कौन कौन से इलाज या कौन कौन सा तरीका इलाज अवेलेबल? सबसे पहले तो प्री कंसेप्शनली हम कहते हैं कि फॉलिक एसिड पेशेंट को जो है ना वो स्टार्ट करवा देते हैं। जो नॉर्मल तो 400 माइक्रोग्राम डोज होती है जो हम आम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। जो आम लोग फॉलिक एसिड खाते हैं 5 mg वाली, 5 mg वाली नहीं, 5 को नहीं लेना। 5 mg कुछ इंडिकेशंस हैं जिसमें हमें 5 mg लेनी चाहिए, जिसमें कोई पिछले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, या कोई जो है ना सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया है, ब्लड डिसऑर्डर्स है मतलब, या कोई औरत को मिर्गी की एपिलेप्सी की बीमारी है, या वो डायबिटिक है, या जो है ना क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। कुछ कंडीशंस में जो है हम हाई डोज फॉलिक एसिड को रिकमेंड करते हैं, और जैसे पेशेंट ओबीस है उनके अंदर। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब जिस तरह आपको अब हमने डायग्नोज के बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ गए हैं, तो ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब ये बता रही हैं कि कौन सी ऐसी मेडिकेशन होती है जो आपकी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट होती है वही आपको रिकमेंड कर सकती है, ना कि कोई मिडवाइफरी, LHV, नर्सरी या कोई नर्स जो किसी भी जगह पे प्रैक्टिस कर रही है, या कोई दाई। वो अगर आपको कोई मेडिसिन बताती है तो प्लीज आप कोशिश करें कि हमेशा आपने क्वालिफाइड मुस्नद और एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें, ताकि आपकी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से सेव किया जा सके। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू। दूसरा ये कि अब रिसेंट जो गाइडलाइंस हैं वो हमारी वो ये कहती हैं कि आप अपने प्री कंसेप्शनली पेशेंट रिकरेंट मिसकैरेजेस वाले को लोप्रिन पे डाल दें। तो लोप्रिन 75 mg हम इन पेशेंट्स को शुरू करते हैं, और यूपीटी पॉजिटिव के ऊपर आप इनको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे डाल दें। जो क्लेक्सेन के इंजेक्शन होते हैं आजकल, क्लेक्सेन के अलावा एनॉक्स के नाम से आ रहे हैं जो बहुत अच्छे इंजेक्शन है, जो मैं रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को। तो उसमें वो होता है कि हम सब कट इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन की तरह ये प्री फिल्ड सिरिंज होती है, और इसकी हाफ लाइफ जो है 24 आवर्स ही होती है। तो इसमें ये पेशेंट को डेली लगाना पड़ता है। फिर कुछ अफोर्डेबिलिटी की वजह से कुछ पेशेंट्स अफोर्ड नहीं करते, तो उनको हम ऑल्टरनेट डेज पे ये इंजेक्शन जो है 9 मंथ्स के लिए जो है वो रिकमेंड करते हैं। दूसरा जो टैबलेट जैसे डुफास्टोन के नाम डाईहाइड्रोजेस्टेरॉन आती है, उसको हम देते हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट के लिए, डीजेस्ट के नाम से आ रही है। तो इनको जो है हम सपोर्ट के लिए जो है ये मेडिकेशंस देते हैं। दूसरा जिनमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है उसमें हम जो है 12-14 वीक्स में प्रोफाइलैक्टिक सर्कलाज लगाते हैं। इनकी हम सीरियल अल्ट्रासाउंड असेसमेंट्स करते हैं इन पेशेंट्स की। तो जहां हम देखते हैं कि इनकी सर्वाइकल लेंथ 2.5 से कम है, तो उसमें फिर हम सर्कलाज रिकमेंडेड होता है वो लगाते हैं। और फिर जो है ना इनको बस इनको इनकी अल्ट्रासाउंड सर्वेलेंस करते रहते हैं साथ साथ, और इनको सपोर्ट के साथ लेके चलते हैं। 3-3, 4-4 मिसकैरेजेस के साथ भी ऐसे लोग हैं जिनके फिर बिल्कुल ठीक बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने ये सारी डिटेल गुफ्तगू की, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी ऑडियंस होगी, जितने भी लोग हमें कभी भी सर्च करेंगे, किसी भी जगह हमें सुनेंगे, तो उनको अपनी जहनी हालत और अपनी फिजिकल हालत को बेहतर बनाने में आसानी मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये बात करते हैं कि किस तरह वो लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, अपनी खुराक में बदलाव ला के, तो वो बार बार हमल ज़ाया होने से उसको अपने आप को बचा सकते हैं। खुराक में बदलाव में स्पेशल ये जो हमारे पास ये PCOS वाली लड़कियां आती हैं ना, तो इनको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है उसको अपना जरा चेंज करें। आजकल बच्चे लड़कियां जो हैं वो सारा दिन जो है वो सोती हैं, सारी रात जो है वो खाती हैं फूड पांडा मंगवा के। फिर जो है ना वो बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खानी, ऑर्गेनिक फूड जो है वो खत्म हो गया है बिल्कुल। फिर उससे जो आपके पीरियड्स इरेगुलर, हिर्सुटिज्म, फिर उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी ना होने के बाद मिसकैरेजेस का रेट ज्यादा। तो इसमें जो है जो स्मोकिंग जो औरतें करती हैं वो स्मोकिंग को क्विट करें, और आप जो है ना ऑर्गेनिक फूड लेने की कोशिश करें, और वेट जो है ना अपना गेन जो है ना होने दें। रेगुलर जो है एक्सरसाइज, कुछ लोगों के पर्दे के मामलात होते हैं, जिम अलाउ नहीं करते। अक्सर जो है ना इस तरह के पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है तो लेकिन मेरी सास जो है ना वो मुझे जिम नहीं जाने देती। तो आजकल देखें आप लोग जो इतना टाइम टिकटॉक पे लगाते हैं और ये चीजों में लगाते हैं, तो आप ये आजकल तो जो है आप आधे घंटे पौने घंटे की वीडियो अपने सामने लगाएं, आप एक्सरसाइज करें, आपका घर में ही जिम है। क्योंकि आप ये समझते हैं कि मेंटल एग्जॉस्टिंग से बेहतर है कि आप फिजिकल एक्टिविटी आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो काफी कम होता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल वो कम होता है। फिर मिसकैरेजेस का रेट ज़रा, ये औरतों बेचारी क्या करें, पहला हमल ज़ाया, दूसरा तीसरे के बाद एक ससुराल का स्ट्रेस, फिर एनवायरमेंट, जॉब में कोई जो बाहर निकलती है तो वो ये होता है कि फिर ज़ाया हो गया, फिर हमल ज़ाया हो गया, फिर यहाँ से इलाज करा लो, ऐसे करा लो। तो मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। ठीक है जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना रजा। बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर वो ये बता रही थी कि इसकी बेसिकली काजेस क्या होती है, फिर हम किस तरह जो है इसकी अलामतों को समझते हैं, फिर इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है।
अब जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ उसको किस तरह हम स्टेबल कर सकते हैं, फिर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके किस तरह जो है प्रिवेंट कर सकते हैं अपने उन लोगों को जिनके बच्चे बार बार ज़ाया होते हैं, और उनकी फैमिलीज को क्या मैसेज दे सकते हैं कि वो किस तरह का कोऑपरेट करें उनके साथ ताकि उनको कोई आने वाली कॉम्प्लिकेशंस ना आ सके। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना रजा। बड़े खूबसूरत अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू कर रही थी, और हम हमल के बार बार ज़ाया होने की वजूहात के ऊपर बात कर रहे हैं, और इसी तरह इसको जो चूँकि मिस कैरेजेस कहा जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी लेमैन किसी भी जगह पे बैठ के हमें जब वो सर्च करे तो उसको हमारी बात प्रॉपर तरीके पे समझ आए और वो अपनी फैमिली को वो मैसेज डिलीवर कर सके जो हम देना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बड़ी डिटेल गुफ्तगू कर ली इस सारे मामलात के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि बार बार हमल ज़ाया होने से जिसका हमल ज़ाया हो रहा था वो बच्ची तो इफेक्ट होती ही है, उसके साथ उसकी अपनी मदर, फिर मदर के साथ उनका वो घर जहाँ ससुराल में वो रह रही होती है। इन तीनों के प्रेशर को वो किस तरह मैनेज करें? इसमें ये कि जो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है, बल्कि रिक्वेस्ट भी है कि अगर जो बच्चियां जिनके हमल ज़ाया हो रहे हैं उनके लिए इतना मेंटल स्ट्रेस ना बनाएं कि वो अगर दोबारा भी कंसीव करें कि वो स्ट्रेस की वजह से उसको कंटिन्यू ही ना कर सकें, और वो दोबारा जो है वो स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो दोबारा मिसकैरेज की तरफ चली जाएं। और दूसरा ये कि कुछ ये होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ऐसी लड़कियां जिनको इतना मेंटल स्ट्रेस है तो आप उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा सकते हैं, उनके 2-4 सेशंस करवा सकते हैं जो इनको मेंटली रिलैक्स करें, और जो है ना ये आगे ताकि अगर इनको प्रेगनेंसी हो तो वो हेल्दी। फिर दूसरा इनको एक्सरसाइज करने हैं कि जिनके वेट ज़्यादा है अगर वो एक्सरसाइज की परमिशन मांगे, या वॉक के लिए आप अपनी बच्चियों को निकलने दें, एक्सरसाइज करने दें ताकि उनका वेट BMI जो है वो नॉर्मल रहे, और वो जो है ना आगे उनको आगे जो है ना मुश्किलात ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, शादी के बाद कितनी देर तक ये जो इस तरह के मरीज होते हैं जिनके बच्चे ज़ाया होने की हिस्ट्री होती है पीछे, तो शादी के बाद कितनी देर के बाद उनको कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करवा के डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए अगर उनको उसकाते हमल नहीं भी हो रहा या उनको कंसीव नहीं हो रहा? 2 साल तक तो हम कहते हैं अगर आपकी एज जो है वो 35 से कम है तो 2 इयर्स तक जो है वो नेचुरली ट्राई करें कंसीव करने की। 2 इयर्स तक अगर नहीं होता नेचुरली तो फिर आप इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएं। और जहां औरतों की एज 35 अबव है तो उनमें हम रिकमेंड करती हैं गाइडलाइंस कि आप 1 ईयर के बाद ही जो है उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जहां मेल की एज, पैटर्नल एज भी 40 से ज्यादा है, उनमें भी मिसकैरेजेस का रेट ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें जो है उसमें भी फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम 1 ईयर के बाद करवाते हैं। 1 ईयर के बाद यानी उनको लाजमी राब्ता करना चाहिए। उसमें राब्ता करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट को इस तरह पता नहीं है लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया, अब वो किसी भी तरह से वेल अवेयर नहीं है या उसके पास कोई ऐसी सहूलत नहीं है, तो क्या उसको फौरी तौर पर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए या वो सेल्फ कोई मेडिकेशन करे? बिल्कुल सेल्फ कोई टेस्टिंग करे? सेल्फ मेडिकेशंस को जो है ना वो बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। और सेल्फ मेडिकेशंस लाहौर का मुझे आप लोगों का आइडिया नहीं, लेकिन मुल्तान में तो आजकल जो है फार्मेसीज पे जेलीज की तरह मिल रही हैं। ठीक है, तो अब अगर पेशेंट जो है ना वो आपके पास अक्सर आता है और वो जो है ना मेडिसिन जो है अक्सर एक तो मिसकैरेज है जो अल्लाह की तरफ से हो गया, उस मिसकैरेज का रेट भी बहुत ज्यादा जो डेलिबरेटरी आप कर रहे हैं खुद से, तो उसमें जो मेडिसिन खा के आ जाते हैं। फिर अगर आपके प्रीवियस स्कार्स हो तो अक्सर हमने ऐसे ऐसे केस देखे कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, ये लोग DIC में चले जाते हैं या डेथ तक बात आ जाती है। तो इसमें लोग इस बात को समझते नहीं है। लोग जो है ये जो ब्रीकी की टेबलेट्स माइजोप्रोस्टॉल मिल रही हैं, इनको लोग वजाइनली भी खुद इंसर्ट कर लेते हैं और खा के भी आ जाते हैं। तो इसकी भी एक प्रॉपर रिजीम है जो वीक्स के हिसाब से होती है कि अगर इतने वीक का मिसकैरेज हुआ है तो वो आपने टेबलेट्स कैसे देनी है, इतने वीक का कैसे, तो ज़ाहिर है वो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ही आपको बता सकती है ना। तो आप खुद से ये टेबलेट्स खानी जो है ना इनको अवॉइड करें, और आप जो है ये जब भी करें तो अपना जो भी कोई फिजिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, तो उनसे रब्ता करके तो ही आप मेडिकेशन लें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये बार बार हमल ज़ाया होने से जो ज़हनी कैफियत होती है इसको नॉर्मलाइज करने का आसान फार्मूला क्या है? आसान फार्मूला इसको नॉर्मलाइज हर बंदा अप्लाई कर सके, हर फैमिली अपने अप्लाई, वो घर का माहौल चेंज करे, वो डाइट चेंज करे या क्या करे? नहीं, घर का बाकी जैसे मैंने वही बताया कि स्ट्रेस जो है वो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ,
स्ट्रेस फ्री लाइफ तो अब जो है वो मैं ये कहती हूँ कि अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेजेस में भी मैंने ये कहा है कि 70 से 80% चांस होते हैं कि अगर आप उसके बाद जो बेबी होगा वो आपका बिल्कुल हेल्दी होगा। तो जिसमें कोई कॉज रूल आउट नहीं हो रही, अनएक्सप्लेन्ड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सपोर्ट देने से जो है ना आपका अमल जो है वो ज़ाया नहीं होता। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट में जैसे अक्सर पेशेंट्स को डुफास्टोन के नाम से जो टैबलेट आती है वो कहते हैं कि इतनी महंगी टैबलेट आई, हम कैसे खाएं जो है ना वो पूरे 9 महीने लेके सुबह शाम। अक्सर ज़ाहिर है कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मजदूर है, कोई वो है, तो उसमें हम जो है ना ये प्रोडक्ट जो है ये डीजेस्ट के नाम से आती है। ये जो है एक लो कॉस्ट मेडिसिन है और इसकी एफिकेसी भी अच्छी है। जो हम डुफास्टोन की जगह पे अपने पेशेंट को देते हैं तो ये उस तरह पेशेंट को इतना कॉस्ट भी नहीं करती और इसका अफेक्ट जो है वो डुफास्टोन के बराबर ही है। तो उसमें जो है एक जनरल मैसेज मेरा लोगों को ये है कि आप जो है जिसको जो अफोर्डेबिलिटी का जहाँ मसला है वहाँ डुफास्टोन की जगह आप डीजेस्ट ले सकते हैं और रिजल्ट्स में ये डुफास्टोन के बराबर है बिल्कुल। फिर इसको लूटियल फेस सपोर्ट जो है हम पेशेंट्स को देते हैं। इस तरह के पेशेंट को साइकिल के 14वें दिन से हम सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं ताकि अगर वो कंसीव करें भी तो वो मिसकैरेज की तरफ ना जाए। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब हमने पीछे हमारी बात एक बीच में रह गई थी कि फोलिक एसिड का जो आप इस्तेमाल बता रही थी वो कब तक करना है, कितनी देर करना है, कब से कब तक करना है? हाँ, फॉलिक एसिड का मैं आपको ये बता रही थी कि कुछ इंडिकेशंस में तो आपने 5 mg लेना होता है। इसको हम कंसीव जब हम ट्राई करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं 3 months बिफोर स्टार्ट करवा दें, ठीक है, जो हाई रिस्क केसेस हैं। वैसे हम इसको जो है कंसीव करने पे स्टार्ट करवाते हैं 12 वीक्स तक जो है ना हम फॉलिक एसिड देते हैं। और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जैसे सिकल सेल डिजीज है, थैलेसीमिया, इनमें हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी देते हैं फॉलिक एसिड, जो इसमें हम बंद नहीं करते फॉलिक एसिड। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और अपनी शानदार गुफ्तगू की और जितने भी अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस थे आपने वो भी हमारे साथ शेयर किए। लास्ट में हमारे पास 1-1.5-2 मिनट हैं, इसमें हम ये चाहेंगे कि जो भी हमें सुने वो डॉक्टर आमना रजा को किस तरह सर्च करें, फिर डॉक्टर आमना रजा का पब्लिक के नाम क्या पैगाम है? अच्छा, जो लोग भी मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। नीचे आपको लिंक में जो है वो मेरा मिल जाएगा, मेरा नंबर की डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरी सोशल मीडिया टीम जो है वो जो पेशेंट ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं उनको प्रॉपर टाइम देते हैं, फिर उनको मेरे तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। मैं वीडियो ऑडियो दोनों कंसल्टेशंस करती हूँ। फिर मैं अपने जनरल अवेयरनेस मैसेजेस भी लोगों के लिए लगाती रहती हूँ। मुल्तान में मैं होप हॉस्पिटल चुंगी नंबर 1 पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और रजिया इकबाल हॉस्पिटल जो कि बोस्टन रोड के ऊपर है उधर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। दोपहर में उधर होती हूँ और रात में जो है शाम में मैं होप हॉस्पिटल पे होती हूँ। तो अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो आप जो है वो मेरे अपॉइंटमेंट नंबर पर रब्ता करके उधर की अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। अगर आप दुनिया में किसी भी जगह पे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि पेशेंट को ज़रूर फैसिलिटेट करूँ। तो आप इनफर्टिलिटी को मैं मेनली जो है वो ट्रीट कर रही हूँ। तो जो भी लोगों को इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, आप मेरी प्रोफाइल में जाके जो हमारी सक्सेस और स्टोरीज भी देख सकते हैं, तो उसमें जो है वो लोग जरूर रब्ता करें। और थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर, आपका इधर बुलाने का बहुत अच्छा लगा। आपके स्टूडियो में आके आपने माशाल्लाह काफी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। इसी तरह लोगों के लिए काम करते रहें, ये सदका जारिया है जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आपके पास। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना रजा मौजूद थी और वो बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। नाज़रीन, आपको हमारे मुतल्लिका इस प्रोग्राम से रेलिवेंट किसी भी तरह की कोई भी आपके जहन के अंदर उठने वाले सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। आप नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव करें, आपका हर कमेंट जो है वो हमारी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग करता है, तवाना बनाता है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो उसको प्लान करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि क्योंकि बीइंग अ इंसान हमारे जहनों में भी कई सवाल ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके हमें बताया करें, हम ताकि अगले प्रोग्राम में जो सवाल रह गया हो उसको प्रॉपर तरीके पे आप लोगों के लिए तैयार करके डिलीवर कर सकें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो। इसी तरह अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, सराउंडिंग में रहने वाले लोगों में और अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर इस नीयत से शेयर करें कि लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। क्योंकि हमारा विजन, मकसद, पर्पस भी सिर्फ एक है कि आप लोगों को वेल अवेयर करना, वेल एजुकेट करना, ताकि आपको अपनी बीमारी के बारे में मुकम्मल आगाही हो। मुझे, मेरी गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।